अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करण नाज। नोट दो वोट लो NA 133 का ज़िमनी इलेक्शन सनसनीखेज हो गया है, जहां PTI पहले ही मैदान से बाहर है क्योंकि उनके दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे। असल मुकाबला है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, और अब इन दोनों जमातों की जानिब से एक दूसरे पर वोट खरीदने और वोटर से हलफ उठवाने के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। और इल्जामात की वजह है सोशल मीडिया पर वायरल वो मुबैना वीडियोस जिनमें नजर आ रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग 2-2 हज़ार रुपए के एवज अपनी पार्टी को वोट दिलवाने का हलफ ले रहे हैं। देखिए, इन सब पर इलेक्शन कमीशन नोटिस ले चुका है और जिला इंतजामिया को वीडियोस का फॉरेंसिक करवाने का कहा है। वफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं कि वीडियोस वोट को इज्जत दो का DNA है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने की बात पर सबसे ज्यादा घबराहट जो हो रही थी वो नून लीग को और पीपल्स पार्टी को हो रही थी। वोट को इज्जत देने की बात करते थे। रात आपने देखा 2-2 हज़ार रुपए में वोट को इज्जत दे रहे थे, वोट को खरीद रहे थे। ये वोट को इज्जत देनी होती है, इनको शर्म नहीं आती। ये किस तरीके से लोगों के जमीर खरीद रहे थे। आपको समझ आएगा कि ये किसी एक ही कारीगर के फन पारे हैं, और शायद ये भी समझ आए कि ये तमाम मसनूआत एक ही फाउंड्री से निकली हैं। कोई भी पार्टी हो कि आप वोट के लिए कुरान पे हाथ रखवा रहे हैं और कर क्या रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं, यानी रिश्वत दे रहे हैं और उसके ऊपर हलफ ले रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वोट को 2-2 हज़ार रुपए में खरीदना क्या वोट को इज्जत देना है? मुझे उम्मीद है कि कल इलेक्शन कमीशन सबसे पहला नोटिस इस लाहौर के इलेक्शन पे करेगा और नून लीग वालों से पूछेगा कि पैसे देकर वोट लेना किस तरह से जमहूरियत की खिदमत है, ये वोट को इज्जत दे रहे हो। लीगी उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक के साहबजादे अली परवेज मलिक ने इन वीडियोस का इल्जाम पीपल्स पार्टी पर आयद किया है। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जाली वीडियो बनाकर हमारे खिलाफ मुहिम चलाने की कोशिश की है। फिर उनका यह भी इल्जाम है कि दरअसल पीपल्स पार्टी वोट्स की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस है। सुनिए, ये जो पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन NA 133 के अंदर वोटों की खरीदो फरोख्त का मकरूह धंधा शुरू किया हुआ है, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करना चाहता हूँ। जो जवाबी तौर के ऊपर इन्होंने एक जाली वीडियो जिसके अंदर सारे किरदारों के मुंह के ऊपर मास्क है, इन्होंने वो जो कैंपेन लॉन्च करने की कोशिश की है, लाहौर की आवाम उसको रद्द करती है। बिलावल जरदारी साहब को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए और इस धंधे को फौरी तौर पर बंद करना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। राजा परवेज अशरफ कहते हैं पीपल्स पार्टी पर वोट खरीदने का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। पीपल्स पार्टी तो चंदा करके इलेक्शन के लिए बैनर्स और पोस्टर्स बनवाती है। सुनिए, तौर पर हार चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतने जा रही है। ये उनका पुराना कारनामा है, वो हमेशा ये करते आए हैं। हमारी भी ख्वाहिश है कि इसका खोज लगाया जाए, हम अपने तौर पर भी लगा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार हैं वो एक सफेद पोश मिडिल क्लास के लोग हैं। हम लोग तो चंदा इकट्ठा करके तो ये जो बैनर्स और झंडे बनाते हैं, और ये तोहमत पीपल्स पार्टी पर नहीं लग सकते जी। अगर कोई कोशिश भी करेगा तो नहीं लगा सकेगा कि हमने किसी की वोट खरीदी है। हमने कभी किसी का ज़मीर नहीं खरीदा। मामला गंभीर हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने इस बात का नोटिस ले लिया है, मौजूदा हुकूमत को गिरफ्तारियों का ऑर्डर भी दिया है। अब इस वीडियो पर बात करने के लिए, इस सारे मामले पर बात करने के लिए अली परवेज मलिक साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के सर, खुशामदीद आपको कहूँगी। अली साहब, इस वीडियो में सर जो दफ्तर नजर आ रहा है नून लीग का है वो, या जो अफराद उनमें से किसी को पहचानते हैं आप सर? मैडम, मैंने तो सबसे पहले हर फोरम पे ये बात की है कि मैं तो खैर मकदम करता हूँ ये जो RO साहब ने नोटिस लिया और जो कमेटी बनाई है, और इसके बाद इस चीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये जो मकरूह धंधा है जिसके अंदर लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाया जा रहा है, ये किस जगह पे हो रहा है और कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है। हमारा इससे आप खुद समझदार हैं। मुझे ये बता दें, जो एक पार्टी 90 हज़ार वोट ले चुकी हो और उसके मद्दे मुकाबिल वो पार्टी हो जिसकी जमानत जब्त हुई हो, और ये वो सीट हो जो मुशर्रफ की आमरीत के अंदर भी मुस्लिम लीग नवाज के पास रही हो, तो मुझे बता दें, मैं पैसे अगर दूंगा भी तो क्यों दूंगा और किस मकसद के लिए दूंगा, जरा आप। अब अली, आपके ख्याल में वीडियो बनाने वाली पार्टी कौन सी है?
मैडम ये तो अब फॉरेंसिक जो ऑडिट होगा उसके बाद ये उनकी जिम्मेदारी है, वो करें। मुझे ये पता है कि मुझे इस मकरू धंधे के अंदर इन्वॉल्व होने से ना मुझे कोई फायदा है और ना मैंने ये पहले कभी किया, और मैं लानत भेजता हूँ ऐसी जो आप लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर अल्लाह ताला की लानत हो जिसने ये काम किया, तो आपको खुद उसके ऊपर अंदाजा लगा लें, खुद अपनी तफ्तीश अली साहब, पीपल्स पार्टी का सर दावा है क्योंकि जमात इस्लामी समेत कुछ मजहबी सियासी जमातें हैं जो उनके साथ हैं, इसलिए नून लीग खौफजदा होकर ऐसे काम कर रही है। सर पहली बात तो ये कि जमात इस्लामी उनकी हिमायत अनाउंस की नहीं है। दूसरी बात ये है कि जमात इस्लामी का कितना वोट है या पिछले जनरल इलेक्शन के अंदर निकाल के उनके वोट के अंदर ऐड कर लें। मैं आपसे कह रहा हूँ 90,000 का 10वां हिस्सा भी उनका नहीं है, 10वां हिस्सा भी उनका नहीं, उनकी जमानत जब्त हुई भी है। तो मैं किससे परेशान होकर मैं क्यों किसी को पैसे दूंगा, और किसकी ये मजबूरी है कि एक नया पंजाब का सदर आया और उसने दिखाना है कि मेरी पार्टी का रिवाइवल हो रहा है और वो इस किस्म की गंदी और घिनौनी हरकत करेगा, तो आप उसके बाद खुद समझदार हैं, आप खुद देखें। और कंप्लेनेंट हमने इसकी कंप्लेंट की है, तो उसके बाद अपने खिलाफ अली साहब, पीपल्स पार्टी वोट्स की खरीदो फरोख्त के इल्जामात मानने से इनकारी है सर। वो ये कह रहे हैं कि हमारा वोटर तो एक आम आदमी है, कोई पैसे वाला शख्स नहीं है। इनफैक्ट वो तो बैनर्स और पोस्टर्स भी चंदे से बनाते हैं सर, वोट कहाँ से खरीदेंगे? और के अंदर इन्होंने किस किस को बुलाया हुआ और किसका सिंध अवाम का जो पैसा ये सिंध गवर्नमेंट का उठा के लाके ये जो यहाँ पे बांट रहे हैं, अगर आपको इन चीजों से समझ नहीं आती तो मैं तो इसमें आपको कायल नहीं कर सकता ना। मैं तो आपको जो आपको बेसिक नंबर्स कराए हैं, आपको बताया है कि मुझे बता दें, मेरे वो 10वां हिस्सा भी नहीं है, तो मैं क्यों वोट परचेज करूंगा। और मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला की लानत हो जो इस किस्म की लोगों की मजबूरियों का फायदा बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप, मकरू धंधे के अंदर इन्वॉल्व, बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। आपके मुताबिक सिंध हुकूमत का पैसा पंजाब के इलेक्शंस पर खर्च हो रहा है, ये कह रहे हैं आप? किसी के पास भी हलाल के पैसे हों वो इस तरह से तिजारत और मंडियां नहीं लगाता। ये सिंध हुकूमत का पैसा है जिसको ये ला के लोगों के ऊपर यहाँ पे उनकी जो ईमान है उसको खराब कर रहे हैं। और ये की हुकूमत इसके अंदर सिंध के जो बड़े हैं वो बिल्कुल इन्वॉल्व है, और इसीलिए उनके नुमाइंदगान भी आपको इस हल्के के अंदर फिरते हुए उनके कारिंदों के तौर पे नजर आ रहा है। हराम का पैसा इस मकरू काम के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है, इसके अलावा कोई हलाल का पैसा इस हराम काम के लिए नहीं इस्तेमाल। अली, पिछले वोट्स देखे जाएं, इलेक्शन देखे जाएं तो बजाहिर तो वोट खरीदने की वजह नून लीग के पास नहीं नजर आती, ठीक है। लेकिन पीटीआई का इल्जाम है, मौजूदा हुकूमत का इल्जाम है कि नून लीग छांगा मांगा और पैसे की सियासत की आदी है, इसलिए इस बार भी वही हथकंडे अपनाने पर मजबूर हो गया। आपके पुराने साथी जुल्फिकार खोसा साहब ने भी समा के इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ ने एमपीएस को छांगा मांगा बुलाकर हलफ लिए थे। मैडम, मैं तो ज़िमनी इलेक्शन NA 133 की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर पहले छांगा मांगा कौन गया है, कौन नहीं गया, कौन डस्का की रिपोर्ट के अंदर क्या कर चुका है, अगर वो बातें आपने डिस्कस करनी है तो उसके लिए किसी और दिन कर लेंगे। फिलहाल तो मेरे ख्याल से NA 133 की बात हो रही है ना, और मैंने आपसे कहा है कि जरा क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट्स जो है और किसका बेनिफिट हो सकता है इस सारे के सारे गंद और आलूदा सियासत को लाने के अंदर, मैं तो आपको कह रहा हूँ अपना आप जहन उसके ऊपर दुड़ाएं और अपने जवाब खुद उसके बाद ढूंढ लें उसके अंदर। मैंने अगर आपने वो भी नहीं करना तो मैं तो आपको कह रहा हूँ मैं वेलकम कर रहा हूँ जो ये यहाँ पे तफ्तीश करने अली, टीएलपी मैदान से आउट है, लेकिन उनकी क़यादत से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकातें हो रही हैं। अब नून लीग भी हिमायत मांगेगी इस इलेक्शन के लिए? मैडम, टीएलपी जो है उसने बड़ा क्लियरली अपना स्टेटमेंट दे दिया हुआ है कि वो ज़िमनी इलेक्शन से दूर रहना चाहती है और अगले आने वाले बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर फोकस करना चाहती है। तो उनका अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उसके बाद खामखा की दूसरी पार्टियों को इस गंद के अंदर घसीटने की जरूरत नहीं है। ये गलाजत जिसने की है उसी को इसका बोझ उठाना पड़ेगा। और जो बिलावल साहब जो अपने इक़्तिदार की और वज़ादारी की बात करते थे, ये सारी की सारी उनकी सियासत इस बोझ तले अब डूबेगी। अच्छा अली, अब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जरा मैं ये पूछना चाह रही हूँ, पीपल्स पार्टी की ये मुबैना वीडियो पर नून लीग फॉरेन इलेक्शन कमीशन चली गई, लेकिन साकिब निसार साहब की ऑडियोज जिस पर मरियम नवाज साहिबा ने घंटों तवील तकरीरें की हैं उस पर नून लीग अदालत क्यों नहीं जा रही है? आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि जिनके केसेस से मुतल्लिक है ये ऑडियो, उनको अदालत आने में दिलचस्पी नहीं है। मैं तो अभी आपको बताया कि मैं तो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर मसरूफ हूँ। उसके अंदर जो ये ऑडियोज आ रही हैं, अगर मरियम साहिबा ने उसको लीक किया तो वो जरूर बता देंगे। अगर ये वैसे आपको सोशल मीडिया के ऊपर फ्लोट करती हुई नजर आ रही हैं तो उसका वो जो भी फोरेंसिक है वो करवा लें, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लें। ये तो थर्ड पार्टी से कोई वैलिडेट होंगी ना, इसके ऊपर मरियम साहिबा या साकिब निसार साहब का तो मामला नहीं है। इट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन जिसके ऊपर आज सवाल उठे, जिसको हमें सेटिस्फाई करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अली परवेज में साथ मौजूद थे। मुझे फवाद चौधरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। सर वीडियोस आ गई हैं सामने NA 133 की,
पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पर इल्जाम लगा रही है, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा रही है। आपकी कल मैं गुफ्तगू सुन रही थी, इलेक्शन कमीशन ने नाउ अब नोटिस भी ले लिया सर, और जिला इंतजामिया को गिरफ्तारियों के हवाले से भी कह दिया है। सर हुआ है अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है कौन लोग हैं इन वीडियोस के पीछे, कौन है इन वीडियोस में? किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई सर अभी तक? ये तो अब इलेक्शन कमीशन ने अहकामात दिए हैं, तो यहाँ पे चूंकि पाकिस्तान में हमारे पास नादरा डेटा बेस जो है वो बड़ा अच्छा है, तो अगर उसको आइडेंटिफिकेशन शुडंट बी अ प्रॉब्लम। वैसे भी जाहिर है वो सल्के के लोग हैं, वो सल्के के लोग जानते ही होंगे। तो मुझे लगता यही है कि अगर आज गिरफ्तारी नहीं होगी तो कल पे जाने जाएंगे, पता तो चल ही जाएगा कौन लोग हैं। अच्छा फवाद साहब, सर क्योंकि आप वकील भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से कानूनी मामलात को जानते हैं सर, ये चीजें आइडेंटिफाई हो जाती हैं, इसका फॉरेंसिक हो जाता है, मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें अगर कसूरवार अगर ठहरती है तो सर इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शंस क्या हैं, क्या सजाएं हो सकती हैं? क्या जो कैंडिडेट है उसको सजा होगी सर? क्या हो सकता है बताइएगा। जी, ये लोग जो वोट खरीद रहे हैं इनको तो ज़ाहिर 3 साल तक सजा हो सकती है। वोट टैंपरिंग का जो कवानीन है हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में भी ऑफेंस है, इलेक्शन लॉज के तहत भी ऑफेंस है, तो 3 साल तक सजा तो जो है वो उसमें सीधी हो सकती है। असल बात ये है कि जो पाकिस्तान में ज्यादा लोगों को मायूसी होती है ना, वो ये होती है कि वाकया होता है, मीडिया रिपोर्ट करता है, बाद में मीडिया भी भूल जाता है और उसकी कन्विक्शन सामने नहीं आती, जिसकी वजह से आम आदमी सोचते हैं कि क्या तमाशा है। मतलब इससे एतमाद उठ जाता है आपका इदारों के ऊपर और फंक्शनैलिटी के ऊपर। हमारे जो इदारे हैं, खसूसन हम प्रोसिक्यूशन को देखते हैं, और जो इदारे एग्जीक्यूशन के इदारे हैं, एक तो इदारे हैं ना जिन्होंने शुरू करना है काम, फिर एग्जीक्यूशन के इदारे हैं हमारे। एक्चुअली वो एक तो बहुत वो कमजोर हैं, दूसरे वहाँ पे प्रोसेसेस इतने पेचीदा हैं कि लोग थक जाते हैं और वो काम जो है वहाँ पे पूरा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे सजाएं, सख्त सजाओं का इशू नहीं है, इशू ये है कि सजा होनी चाहिए, लोगों को पता हो मैं गलत काम करूंगा बच नहीं पाऊंगा, सजा होगी। आप देखेंगे कि इससे असल में फर्क आता है। अब यहाँ पे इससे पहले आप जरा देखिए ना, अभी तो आप इस वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं, जो यूसुफ रजा गिलानी साहब की सेनेट की इलेक्शन की वीडियो आई थी, आप मुझे बताएं वो किधर चली गई? मीडिया से गायब हो गई, इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस किया, वो किधर साल हो गया, अब तो अगला इलेक्शन भी सेनेट का आने वाला हो गया। और ये जो वाकयात हैं, मैं ये समझता हूँ अगर पाकिस्तान में हमने इदारों की इज्जत बहाल करनी है तो इम्पोर्टेंट ये है कि इस तरह के वाकयात को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए, इनको कैजुअली ना लिया जाए। अब ये देखते हैं इसके आगे इलेक्शन कमीशन कैसे बढ़ता है। ठीक, अच्छा सर, एडवर्टाइजमेंट के हवाले से बात करना चाह रही थी मैं। आज उस कमेटी का पहला इजलास है सर, हुआ सर, इसके TORs बताएंगे कौन कौन इस कमेटी का हिस्सा है, और सर अब तक तहकीकात के लिए कोई टाइम फ्रेम वगैरह रख लिया गया है सर? जी, बुध को इंशाल्लाह इसकी इनिशियल रिपोर्ट जो है वो हमने इंफॉर्मेशन के हमारे अपने ऑफिसर भी हैं, उनको कहा है कि बुध तक आप इनिशियल रिपोर्ट जो है वो इसकी सबमिट कर दें, तो इंशाल्लाह बुध तक रिपोर्ट आएगी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एडवर्टाइजमेंट के हवाले से बता रहे हैं कि बुध तक इसकी जो इनिशियल रिपोर्ट आएगी वो सामने आएगी, और उससे पहले हम NA 133 पर बात कर रहे थे इन वीडियोस के, मुबैना वीडियोस के हवाले से। तो असलम गिल साहब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो भी प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद आपको कहूँगी असलम साहब। ये नून लीग इल्ज़ाम लगा रही है सर, सिंध हुकूमत का पैसा है जो पंजाब के इलेक्शंस में, इस NA 133 के इलेक्शन में लगाया जा रहा है सर। सिंध की आला शख्सियात आपकी मुहिम चला रही हैं। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है असलम साहब? आप जरा, मुझे आवाज नहीं आ रही, जरा फिर दोबारा अगर मेहरबानी करें। सर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये सिंध हुकूमत का पैसा है जो पंजाब में लगाया जा रहा है सर, आला शख्सियात हैं जो आपकी मुहिम चला रही है, ऐसा इल्जाम मुस्लिम लीग नून लगा रही है सर। मैं पहले मुस्लिम लीग नून से ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो जो जितने भी नेशनल चैनल हैं उन्होंने कल से या परसों से उनकी जो वीडियो चला रहे हैं, ये पैसा तो वो बांट रहे हैं, और सिंध का पैसा क्या, ये कोई दरख्तों पे लगा हुआ पैसा जो इधर पकड़ के उतार के तो लोगों को पैसे दे रहे हैं। ये सिंध हुकूमत का क्या मतलब, इसमें क्या मामला है? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसकी तरदीद करता हूँ। मैं एक वीडियो में अगर वो पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं असलम गिल साहब, तो दूसरी वीडियो में पीपल्स पार्टी के लोग भी तो पैसे बांटते दिखाई दे रहे हैं। वो तो सफारों पे या खुआने पे लेके पैसे दे, हमारी तरफ से तो कुछ भी नहीं है ऐसा।
पैसे देने के लिए हमारे अंदर तो कोई सख्त नहीं है, ये तो इनका वतीरा है पुराना, जो पैसे देने और लोगों की वीडियो बनाना। तो मैं तो समझता हूँ कि इनका नाम तो वीडियो लीग होना चाहिए, नून लीग पे वीडियो लीग। आए दिन वीडियो ये बनाते हैं, यही पेश करते हैं। अब इनका ये जो वीडियो है वो इनकी आ रही है नून वालों की, पैसे इनके पास है, पैसे ये बांटते हैं, MP ये खरीदते हैं, टांगा मांगा ये करते हैं। असलम साहब, अगर ठीक है आप उम्मी तौर पे बात करें, लेकिन अगर सर खुसूसी तौर पे सिर्फ एन 133 की बात की जाए तो आपके ख्याल में सर एक जमात जो पिछले इलेक्शन में 90,000 वोट से जीती है, सीट निकाली और जीतती रही है, वो 5500 वोट्स वाली पार्टी के मुकाबले में सर जीतने के लिए ऐसे हरबे क्यों इस्तेमाल करेगी असलम साहब? ये म्यार आप यहाँ फिट नहीं होता, इसलिए कि पीपल्स पार्टी जुल्फकार भुट्टो यहाँ से जीते, मियां महमूद अली कसूरी यहाँ से जीते, 8 में यहाँ से जनाब ख्वाजा तारक रहीम यहाँ से जीते, परवेज साले साहब यहाँ से जीते और 52 वोट ले गए जहांगीर बदर साहब मरहूम यहाँ से। ये नहीं है कि इतने वोट हैं, इतने वोट हैं। सर वैसे तो आप 40 साल पुरानी बातों पे चले गए, मैं तो 3 साल पुरानी बात कर रही थी सर। नून लीग का गढ़ कहा जाता है सर। बहुत कुछ मोहतरमा, बहुत कुछ बदल चुका है। अब आप कैंपेन देखें कि ग्रास रूट पे कैंपेन क्या चल रही इस वक्त, तमाम तबकात जो है माशाल्लाह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं इंशाल्लाह जीतने की तरफ जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया असलम गिल साहब। नताइज भी बताएंगे और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कह दिया गया है इन वीडियोस के फोरेंसिक के हवाले से, तहकीकात के हवाले से, तो उसके क्या नताइज होंगे वो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे कि आया मुस्लिम लीग नून के इल्जामात सही है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इल्जामात सही हैं। एक बड़ा एक्ट लेकर आ गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, जिसको खुद ही कुछ ना कुछ कहते रहे हैं, अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। क्या है जरा इस पर बात कर लेते हैं, पहले देख लीजिए। Those who are for the motion may say aye. Aye. And those who are against it may say no. Ayes have it, and the bill is passed into law. म्यूनिसिपल सर्विसेज जितनी भी हैं वो इन इदारों के पास हैं, सॉलिड वेस्ट की, बिल्डिंग कंट्रोल की, वाटर बोर्ड की, दीगर चीज, तो उनमें उनका रोल रखा है। हमने फैसला किया है कि हम तहरीक चला रहे हैं। 1 दिसंबर को बरोज बुध शहर में 11 बड़े चौराहों पर धरने होंगे। 3 दिसंबर को पूरे शहर में यौम सियाह मनाया जाएगा। 12 दिसंबर को एक बहुत बड़ा कराची बचाओ मार्च मुनक्किद किया जाएगा। ये तासुब वाली सियासत को आपको खत्म करना पड़ेगा। ये कराची के लोगों को गुलाम बनाने का जो निजाम है इसको हम कबूल नहीं कर सकते। ये जो कराची के साथ और सिंध के अवाम के साथ धोखा होने जा रहे हैं, आपने इसके खिलाफ तहरीक चलानी है। तो नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली से बल्दियाती तरमीमी एक्ट 2021 मंजूर करवा लिया है। नए कानून में नाज़रीन कराची में DMCs को खत्म करके फिर से टाउन सिस्टम लाया जा रहा है। परवेज मुशर्रफ के दौर में कराची को 18 टाउन्स में तकसीम किया गया था, लेकिन अब तकरीबन 25 से 27 टाउन्स बनाने की बात हो रही है। नए बल्दियाती कानून के तहत मेयर बनने के लिए UC चेयरमैन बनना लाजमी नहीं होगा, यानी अगर कोई शख्स डायरेक्ट भी मेयर का इलेक्शन लड़ना चाहे तो लड़ सकता है, लड़ेगा। मेयर का इंतखाब भी खुफिया राय शुमारी से होगा, यानी सेनेट में जिस तरह नुमाइंदे बिकते हैं, अब मेयर के इंतखाब के लिए भी खरीदो फरोख्त की राह अब हमवार की जा रही है। सेहत और तालीम के मामलात भी लोकल गवर्नमेंट के बजाय सिंध हुकूमत के पास चले जाएंगे, यानी तमाम अस्पताल, डिस्पेंसरीज, मेडिकल एजुकेशन बल्दियाती इदारों से वापस ले लिया गया है। कराची का तीसरा बड़ा अब्बासी शहीद अस्पताल भी अब सिंध हुकूमत चलाएगी। तो सवाल उठ रहा है कि फिर लोकल गवर्नमेंट क्या करेगी? तो जवाब यह है कि पब्लिक टॉयलेट्स लोकल गवर्नमेंट ही मैनेज करेगी। इसके अलावा शादी हॉल्स, क्लब से एडवर्टाइजिंग फीस बल्दियाती इदारे वसूल करेंगे। नए बल्दियाती कानून पर MQM, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ सभी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसीलिए अभी तक गवर्नर सिंध ने बिल पर दस्तखत नहीं किए हैं। संजय साधवानी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया संजय आपके वक्त का। ये बताइए कि ये नए कानून में मेयर के क्या क्या इख्तियारात होंगे, टाउन्स को किस तरह रन किया जाएगा? देखें किरण, म्यूनसिपल इख्तियारात जो है मेयर के हवाले किए जाएंगे। म्यूनसिपल इख्तियारात में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर बोर्ड शामिल हैं। अच्छा, ये दोनों जो एक्ट हैं, वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, इनके अलग सा एक्ट बने हुए हैं जो सिंध असेंबली से तरमीम कराए जाएंगे। जो सिंध हुकूमत है उनका मौक़िफ़ है कि इन एक्ट में तरमीम करके सॉलिड वेस्ट को जो टाउन के चेयरमैन होंगे उनके हवाले किया जाएगा, जबकि जो वाटर बोर्ड है उनका चेयरमैन मेयर कराची को लगाया, उनके चेयरमैन जो है वो मेयर कराची होंगे। इस तरह ये बिल जो है वो सिंध असेंबली से मंजूर हुआ है। गवर्नर के पास ये बिल
गया है, लेकिन गवर्नर के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM, इसके अलावा दीगर जो अपोजिशन अराकीन है वो मुझे ये बताएं संजय, गवर्नर सिंध असेंबली से पास किए गए बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, अगर वो साइन नहीं करते तो पीपल्स पार्टी के पास फिर क्या ऑप्शंस होंगे? देखें किरण, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। गवर्नर सिंध इस बिल पर एतराज़ लगाकर सिंध असेंबली को वापसी भेजेंगे। पीपल्स पार्टी की सिंध असेंबली में अक्सरियत है, ये बिल सिंध असेंबली में दोबारा टेबल होगा और सिंध असेंबली इसी बिल को पास करने का इख्तियार रखती है। वो इख्तियार उनके पास है कि आया वो गवर्नर के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करे या ना करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सिंध असेंबली इस बिल को दोबारा उसी तरह पास कर देती है तो ये बिल जो है वो नाफिजुल अमल हो जाएगा, फिर गवर्नर के दस्तखत की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो गवर्नर के एहतजाज पर से हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करे, वरना कोई मसले की बात नहीं। संजय आप्रिया, साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, खुर्रम शेर ज़मान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ मैं, क्योंकि मेयर के इख्तियारात थे आपके पास जितने भी थे, तो इसलिए फिर आपसे ही बात का आगाज़ करती हूँ। वसीम साहब, सर 10 साल के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये ख्याल आ गया कि वो जो 10 साल पहले वाला सिस्टम था वही सही था। सर मेयर कितना बाइख्तियार होगा अब? देखिए, जिस तरह से 2013 का SLGA बनाया गया है, उसमें जो फंक्शंस KMC के होने चाहिए थे, जो 2013 में कंपल्सरी फंक्शन लिखे हुए हैं और कहाँ से टैक्स वसूल कर सकता है KMC, पूरे 4 साल मैंने इस पे आवाज़ बुलंद की। वो फंक्शंस भी बाय नोटिफिकेशन CM सिंध ने अपने पास रखे हुए थे। तो और इसी तरह जहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं वो भी अपने पास ही रखे हुए थे। अब लगता ये था कि शायद ये 4 साल देख के कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी आएंगी कि जो भी आने वाला मेयर होगा उसमें उसको कोई इख्तियार मिलेगा, मगर मैं तो हैरान रह गया कि आर्टिकल 140A की धज्जियां उड़ा दी इस अमेंडमेंट ने, कि जो KMC के पास ऑलरेडी हॉस्पिटल्स थे और DMCs के पास जो एजुकेशन के डिपार्टमेंट थे वो भी ले लिए गए। इन सिंध गवर्नमेंट के जो अपने हॉस्पिटल्स हैं उनका कितना बुरा हाल है, वहाँ कुत्ते लौटते हैं। तो अब KMC के जो अच्छे अस्पताल चल भी रहे थे थोड़े बहुत, उनका भी सत्यानाश होगा। ये अपने जालों को वहाँ से लेके आएंगे, जाली डोमोसाइल बनाएंगे, इसमें नौकरियां देंगे, इसके अलावा और कोई शौक नहीं है इनको। तो ये और तबाही के अमेंडमेंट्स डाले गए हैं इसमें, और तबाह करेंगे KMC के जितने महकमे रह गए हैं। इनका जो मकसद है वो KMC को कब्जा करना है और कुछ नहीं है, सिर्फ कब्जा करना है। अवाम के मसाइल हल करने का कोई शौक नहीं है इन्हें। सही। वसीम साहब, खुर्रम साहब का भी कमेंट शामिल करते हैं। खुर्रम साहब, अब चेयरमैन UC चेयरमैन बनना जरूरी नहीं है मेयर के इंतखाब के लिए, और जो रायशुमारी होगी वो भी खुफिया होगी। सर कैसे देख रहे हैं आप इन फैसलों को? सर नहीं, देखें किरण, ये तो बड़े साफ अल्फाज में मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध हुकूमत का 2 नंबर काला कानून है। इस काले कानून के ज़रिए ये कोशिश करेंगे कि अपने मेयर को लेकर आएँ। और सबसे बड़ी बात है कि आपने बिल्कुल ठीक फरमाया अपने इंट्रो के अंदर कि इन्होंने वही तरीक़ाकार इख्तियार किया है कि शो ऑफ हैंड्स को ख़त्म करके इन्होंने सीक्रेट बैलेट कर दिया है। जहाँ तक मैंने अपनी कैलकुलेशन की है, ये तकरीबन 1 अरब रुपये खर्च करेंगे लोगों को ख़रीदारी करने में, उनको ख़रीदने में, और उसके ज़रिए अपना मेयर लेकर आएंगे। और उस मेयर को लाने के बाद 1 अरब लगाने के बाद वो मेयर जो आएगा वो 10 अरब रुपये कमाएगा। पहले इन्होंने डिस्ट्रिक्ट बढ़ा के जो है कराची की तकसीम करी, अब इन्होंने टाउन्स को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और ज़्यादा तकसीम करेंगे। सो 2 मसाइल हैं। पहली बात तो ये है कि 2 नंबर रास्ते आएंगे, चोरी करके जो माल इन्होंने इकट्ठा किया पिछले 13 साल में वो खर्च करेंगे, पैसा लगाएंगे सीक्रेट बैलेट के थ्रू, जो कुछ सेनेट में होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी कोशिश की कि सेनेट में भी शो ऑफ हैंड्स करें। बैलेटिंग का सिस्टम लाया गया है, ये इसलिए लाया गया ताकि अपना मेयर मुंतखब करवा सके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। आजिज धामरा साहब भी मुझे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सर आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। सर ये पीपल्स पार्टी को 10 साल के बाद एहसास क्यों हुआ है कि जिलों का खात्मा करके फिर से वो टाउन का निजाम लाया जाए? सर आजिज साहब, आजिज धामरा साहब को मेरी आवाज आ रही है? आजिज धामरा साहब को लाइन अब दोबारा कीजिए भाई, उनसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब ये दोनों जो इत्तेहादी हैं और अब यहाँ पर ऑपोजिशन है, बड़ा एतराज है उनको। वसीम अख्तर साहब,
आपको भी ऐसा ही लगता है वैसे कि ये जो खुफिया राय शुमारी हो रही है या खुफिया राय शुमारी का जो ये लेकर आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये इसी वजह से ही कर रहे हैं कि अपना मेयर लेकर आ सकें और ये कामयाब भी हो जाएंगे इसमें? देखिए, नियतें तो इनकी ऐसी हैं। पिछले 13 साल से जो तबाही मचाई हुई है सूबे सिंध में, जो हालात हैं, कराची को तबाह कर दिया, हैदराबाद को तबाह कर दिया और दूसरे ज़िलों को तबाह कर दिया। अब इनकी प्लानिंग है कि सीक्रेट बैलेटिंग से ये अपने ख़रीदारी करेंगे, जो इनका तरीका रहा है 1970 से जो सियासत में है, ये इनकी सियासत वो ही चली आ रही है। वही वडेरा माइंडसेट है। सेंट्रलाइजेशन चाहते हैं, डिसेंट्रलाइज नहीं करना चाहते। 140 आर्टिकल कहता है कि आपको हर चीज डिसेंट्रलाइज करनी है, नीचे भेजनी है, अथॉरिटीज और फंड्स नीचे देने हैं। ये इकट्ठा करके फिर एक जगह वो गल्लक बनाते हैं ना, वो हिसाब चाहते हैं ये कि वडेरा डिसाइड करेगा फिर कि कितने पैसे कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आने चाहिए। आप देखें ना, जितनी भी गोठाबाज यही बात आपकी आगे बढ़ाती हूँ सर। पीपल्स पार्टी जी, अब वसीम साहब, आजिज धामरा साहब ज्वाइन कर चुके हैं, आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। आजिज धामरा साहब, सर आप सुन रहे हैं जो ऑपोजिशन है उनकी जानिब से क्या इल्जाम ऊपर लगाए जा रहे हैं, लेकिन सर ये वैलिड क्वेश्चन तो है सर, पीपल्स पार्टी को 10 साल बाद एहसास हुआ ये कि जिलों का खात्मा करके फिर से वो टाउन का निजाम लाया जाए। आजिज साहब ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी मैंने कुछ बातें सुनी है, लफ्ज वडेरा वडेरा, ये वसीम अख्तर साहब शायद बात कर रहे थे, मैं थोड़ा देर से ज्वाइन कर सका हूँ। जो आवाज मैंने सुनी है जी वसीम अख्तर साहब भी बात कर रहे थे ना जी। अच्छा, ये वतीरा रहा है MQM का कि आप हुकूमतों का हिस्सा भी रहें और उन तमाम कानून साजियों का हिस्सा भी रहें, और जब कुछ हाथ ना आए और देखें कि हाथ से कोई चीज निकल रही है तो लफ्ज वडेरे का इस्तेमाल करके अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी जो ज्यादती हुई है वो सेंसस में हुई है पूरे सूबे और खास तौर पर शहर कराची के साथ। क्या MQM आज भी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है? क्या उन्होंने CCI के अंदर ये जो अपने देरीना मुतालबे पर सर उन्होंने करवा लिया ना, अब हो रहा है ना, दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा। मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए सर, ये टाउन का निजाम लाने का मकसद क्या है? जवाब दे रहा हूँ जी सर, मैं जवाब दे रहा हूँ, मगर मैं MQM की वो जो वडेरा का एक इनका जो मफहूम होता है ना अपने मखसूस मुफादात के हासिल के लिए, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि सेंसस पे शहरों के अंदर जितनी ज्यादती हुई है MQM उसमें शरीक है। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने सुन लिया, सुन लिया उन्होंने आपकी वाली बात सुन लिया। प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर। तो आप मुझे अलाउ तो करें तो मैं बाकी बात जी सर, मुझे अलाउ तो करें ना। अच्छा, दूसरी बात, अभी जो इस बिल में इन्होंने बात शामिल की है, तमाम जो जमायतें थी इनसे बात हुई थी, इन्होंने अपनी अमेंडमेंट्स दी थी और इन्होंने ये कहा था कि DMCs की जगह टाउन्स आएंगी और वो मेरे ख्याल में 25 से 26 टाउन्स बनेगी। उसके बाद जब ये बिल असेंबली में पास हो रहा था तो मिनिस्टर साहब ने रिक्वेस्ट की कि इस बिल को पेश होने दें, उसके बाद बहस होती है, उसके बाद जो अमेंडमेंट होनी थी वो उसमें आनी थी, मगर वो बिल पेश ही नहीं हुआ और वॉकआउट करके आप लोग चले गए। क्योंकि इसलिए चले गए कि आपने जो अमेंडमेंट दी थी, फिर आपका जो 2 फेस पॉलिसी थी, जो डबल स्टैंडर्ड है आपका, वो कराची, हैदराबाद और जो शहरी इलाकों की दावा करते हैं आप, उनके सामने खुल के सामने आनी थी। हम एक बार फिर आपके चैनल से मैं इंश्योर करवाना चाहता हूं पार्टी की जानिब से भी कि ये बिल अब पास हो गया, गवर्नर के पास है सर, इसमें फिर भी जो अमेंडमेंट जो बिल्कुल ठीक, मुझे ये बताइए हम अमेंडमेंट भी करेंगे, हम डिस्कस भी करेंगे और जो भी खदशात हैं। ठीक है सर, मेयर और डेप्यूटी मेयर का इंतखाब राय खुफिया राय शुमारी करवाने की कोई खास वजह है सर? जब सेनेट में हम देखते हैं वहां बोलियां लगती हैं, उसके बावजूद एक ऐसा सिस्टम लेकर आ रहे हैं आप जिसमें अवामी नुमाइंदों को खरीदने की राह हमवार हो रही है। अच्छा, ये बिल जब पेश हो रहा था और अमेंडमेंट क्यों आई थी? ये कह रहे थे कि हमें बिल नहीं दिया गया। अगर बिल नहीं दिया गया तो आपने अमेंडमेंट कैसे पेश की थी? मतलब ये तो किसी को बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश है ना। और ये माजी में आप करते रहे, अब ये नहीं होगा। अब मैं आता हूँ ये जवाब देता हूँ। देखिए, ये जब बिल पेश हो रहा था उसमें अगर ये बात थी तो उसमें क्या होना था? ये चीजें टॉक शो में तो हल होनी नहीं है, इसमें अमेंडमेंट आनी थी। खुफिया राय शुमारी क्यों रखी गई है सर? शो ऑफ हैंड क्यों खत्म किया गया? इसकी वजह बता देना। कोई रीजन होगा ऑब्वियसली पीछे, वो बता दें सर। देखे मैं यही कह रहा हूँ ना कि इसमें अमेंडमेंट लाते हैं ना, अमेंडमेंट लाने का जो फोरम है वो है आपकी असेंबली।
असेंबली से तो आप भाग गए, लाए क्यों हैं ये 2 नंबर बिल? आपने वहां पर अमेंडमेंट, मैं ये पूछ रही हूँ आप क्यों लेकर आए, मुझे इसकी वजह तो बता दीजिए सर। एक कानून बनता है सीक्रेट वोट के हवाले से माजी में ये प्रैक्टिस रही है सर। अब अगर क्यों प्रैक्टिस इसको दोबारा किया जा रहा है सर? वो प्रैक्टिस उसमें क्या होता रहा है और वो प्रैक्टिस क्या है, इसमें हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है सर। किरण, अगर आप मुझे अलाउ करें कि मैं बात करूं या आप 8-10 सवाल कर दें तो मैं उसका कट्टा जवाब। नहीं आजिज साहब, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल कर रही हूं, उसका जवाब जानना चाह रही हूं। किरण, इस तरह लोग बात नहीं आप इनसे बात सेब की करेंगे, जवाब केले का देंगे। आप सवाल तो कर रही हैं मगर मेरा जवाब शायद लोगों के पास नहीं जा रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि एक कानून साजी हो रही है, उसमें आपकी अमेंडमेंट अब इन टॉक शोज के अलावा आपके पास फोरम था असेंबली का, वहां पर आपने किया बाइकआउट। ये सारी चीजें आप वहां रखते, उसमें वोटिंग होती, फिर आप ये इल्जाम लगाते कि जी आपने ये अमेंडमेंट अपने मफाद के लिए लाई है, ये अपने। अब मिसाल के तौर पर मेयर को इस कानून के तहत जो सबसे ज्यादा इन पावर दो चीजों में किया गया है, एक है वाटर बोर्ड, वो अब चला जाएगा मेयर के अंडर। जब ये तनकीद करते थे कि सिंध गवर्नमेंट ले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसके लिए ये कहते थे कि सिंध गवर्नमेंट के अंडर है, शहर कराची की खिदमत नहीं होती, ये दोनों अब मेयर के अंडर होंगे। जो भी मेयर आएगा, जिस पार्टी का भी क्यों ले लिया आजिज साहब? केएमसी डीएमसी के पास जो अस्पताल थे सर, वो भी ले लिया आपने। आजिज साहब आती हूँ दोबारा आपके पास। ये बताइएगा खुर्रम साहब, सुन रहे होंगे आप आजिज साहब की बात, वो कह रहे हैं कि बिल भी दिए थे, अमेंडमेंट के लिए भी कहा था, लेकिन जिस वक्त ये बिल पेश हो रहा था, पास हो रहा था, उस वक्त आप लोग चले गए थे सर। नहीं देखें, ये असल में अपने आकाओं की बात कर रहे हैं। हमें वहां पर बैठकर इनके इस काले कानून पे करना क्या था? इन्होंने तो फैसला कर लिया था। अगर इनकी नियतें किरण साफ होती तो ये उस दिन बिल उन्होंने पेश करना था। ये बिल पास कराने के लिए फ्लोर के ऊपर लेकर क्यों आए? जो कराची से रिलेटेड, बल्कि पूरे सूबे सिंध से रिलेटेड इतना अहम बिल है, उसका तरीकाकार किरण ये होता है कि आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो फिर कमेटी के अंदर जाता है। कमेटी जब बनती है तो तमाम सियासी जमातों की जो असेंबली में हैं, उनके नुमाइंदे होते हैं, वो डिस्कशन करते हैं टेबल पे जाके कि सिंध के आवाम की बेहतरी के लिए कौन से ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो लेकर आनी है। बिल लेकर आना उजलत में जमहूरियत का इस तरीके से कत्ल करना और उसी दिन उसको पास कर देना, ये साबित करता है कि ये अपनी ताकत के बुनियाद के ऊपर उस बिल को पास कराना चाहते थे। देखें, बाकी तो सारी चीज़ें छोड़ देना, उस पर तो बहस की जा सकती है। सबसे बड़ी बात है इनकी फाइनेंशियल करप्शन इसके अंदर नजर आ रही है कि इन्होंने इस बिल को सीक्रेट बैलेट की तरफ लेकर गए। इनका टारगेट जिस तरीके से वसीम साहब ने फरमाया कि केएमसी पे कब्जा करना है, वही तरीकाकार इख्तियार करेंगे और उस तरीकेकार के जरिए लूटमार करेंगे। इन्होंने इस शहर को दिया क्या है? अब ये देखें, तालीम का निजाम भी ले लिया, सेहत का निजाम भी ले लिया। सो इनकी नीयत के नजर आ रही है कि इस शहर को डिलीवर करना चाहते नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इनका मकसद नहीं है, इनका मकसद सिर्फ किरण माल बनाना है। जी ठीक है सर। वसीम साहब, अब आपका मैं बड़ा सुनती रही हूँ सर, वाटर एंड सीवरेज के बारे में बोलते रहे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कहते रहे। अब सर पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये तो बड़ा देरीना और बड़ा पुरजोर मुतालबा रहा है, अब ये इख्तियारात मेयर को दे दिए गए। सर इसको खुशाइंद कहेंगे आप? मैं नहीं समझता, मुझे इनके नियतों पे शक है आज भी। क्योंकि देखें, इनको ये सिस्टम का पता ही नहीं है। दुनिया में म्युनिसिपल फंक्शंस होते हैं जो पूरी दुनिया में मेयर के मातहत ही होते हैं। 13 सालों से सारे फंक्शंस इन्होंने अपने पास रखे हैं। आज भी इनका एडमिनिस्ट्रेटर लगा हुआ है, सारे फंक्शंस इनके पास ही हैं। कराची का हाल देख लें आप, कराची तबाही पे जा रहा है, पार्क सारे उजड़ गए हैं। पूरे शहर में मगरिब के बाद सीवरेज उबलता है, पूरा शहर सीवरेज के अंदर डूबा हुआ होता है। सड़कों का हाल देख लें, तो करप्शन का हाल देख लें, कोई एक महकमा बता दें। इनके अपने अस्पताल देख लें, उनका क्या हाल है। केएमसी के अस्पताल फिर भी चल रहे थे, जैसे तैसे चल रहे थे, मगर अब केएमसी के अस्पतालों को लेके ये उसका सत्यानाश करेंगे, अपने जाले लेके आएंगे, जाली डोमिसाइल से उनको नौकरियां दिलवाएंगे, कराची को तबाही पे ले जाएंगे। ये मेरा ऑपोजिशन को एतराज है। ठीक है वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। जी जी बिल्कुल। खुर्रम साहब बिल्कुल लास्ट इसके अंदर ऐड करूंगा। जी 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 मैं आखिरी बात ऐड करूंगा कि अगर किसी ख्वाबों की दुनिया के अंदर ये रह रहे हैं तो इनकी गलत फहमी है। हम सूबे भर में तमाम सूबे सिंध की जो सियासी जमातें उनको लेकर इनके खिलाफ इतनी बड़ी तहरीक करेंगे कि ये सारी जिंदगी याद करेंगे। ये 2 नंबर कानून इनको जो है ना मांगे लेकर मुझे ब्रेक लेना है। आई एम सो सॉरी, मुझे ब्रेक लेना है। जी आजिज साहब जी
ये जो बात कर रहे थे ना खुर्रम, अभी मैं एमक्यूएम की लिसानी सियासत को तो छोड़ के खुर्रम को कहता हूं, इन्होंने कहा आकाओं के कहने पे ये बिल पास हो। देखें, इलेक्शन कमीशन ने एक कंडीशन लगाई थी कि 30 नवंबर लास्ट डेट थी कि आपको कानून साजी करनी है, इसलिए हमने ये कानून साजी की, फिर भी ये बिल इनकी अमेंडमेंट आएगी। हमने आपकी तरह उससे पहले 3 महीने पहले आपने कराची के बात के लिए आपने फैसला कर दिया है सर। जो ऑपोजिशन है उनको पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम, इनको एतराजात हैं इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों के साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। कराची की सियासत के हवाले से बहुत पेशगोई की जा रही है कि शायद एमक्यूएम के तमाम धड़े एक हो जाएंगे, जिसके लिए फारूक सत्तार कोशिशें कर रहे हैं। उनकी दुबई में इशरतुल इबाद के साथ मुलाकात के बाद आने वाले स्टेटमेंट्स भी कुछ इसी तरह के थे। लंदन ग्रुप की वापसी की अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी, लेकिन 2 दिन पहले जनरल वर्कर्स इजलास में एमक्यूएम की क़यादत ने सारे मफरूज़ों को रद्द कर दिया। देखिए, डॉक्टर इशरतुल इबाद वापस आएंगे, मेरे साथ मिलकर काम करेंगे, मेरा बाजू और दस्ते रास्त बनेंगे। अब खालिद भाई पर मुनस्सिर है एक कम से कम कौमी एजेंडे पर काम करना होगा, वरना किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। किस बात की यकजहती भाई? कह रहे हैं कि फलाना जो है वो ताया बन जाए, कोई अब्बू बन जाए, जिसको आना है इसी प्लेटफॉर्म पर आए, कारकुन की हैसियत से आए, ओहदे की लालच में नहीं आए। आज का ऐवान फैसला कर दे कि मेरी और आपके अलावा किसी और आवाज का हमें इंतजार नहीं है। बात करने के लिए अली हफीज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। अली, खुशामदीद कहूंगी आपको। क्या इत्तलात हैं आपके पास? फारूक सत्तार तो एमक्यूएम की रीयूनियन को लेकर बहुत बड़े पॉजिटिव नजर आ रहे थे, लेकिन एमक्यूएम की मौजूदा क़यादत का रवैया तो उनके लिए आज भी ऐसा ही लग रहा है जैसा उन्हें पार्टी से निकालने के वक्त था। क्या माजरा है ये? क्या किसी पॉइंट पर बात नहीं बनी है या मौजू कभी ज़ेरे बहस था ही नहीं? कुछ सितंबर से और अक्टूबर में जो है काफ़ी ये इतलात जो है तेज़ी साथ गर्दिश कर रही थी कि डॉक्टर इशरतुल इबाद जो दुबई में मकीम है उनसे जो है वो कराची में आएंगे, वो सियासत में इन होंगे। और जब डॉक्टर फारूक सत्तार दुबई गए, साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद जो है ये इतलात तक़वियत पकड़ने लगी कि वापसी जो है डॉक्टर इशरतुल इबाद की कराची वापसी हो रही है और डॉक्टर फारूक सत्तार उनके साथ मिलकर जो है एमक्यूएम की लीडरशिप जो है, क़यादत जो है वो संभालने जा रहे हैं। इसके बाद जो है हमने भी अपने तौर पे जो है बाखबर हलकों, सरकारी हलकों से इस हवाले से मुसलसल राब्ते में रहे, तो कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर इशरतुल इबाद जो दुबई में बैठे हैं वो काफ़ी उनके रफ़्का और ख़ुद जिनसे उनकी मुलाकातें हुई हैं, साबिक गवर्नर ने ये तासुर देने की कोशिश की जो इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर में जो पिंडी में बड़ी तब्दीली आई है वो अपनी वापसी को जो है उन मामला से जोड़ रहे थे। लेकिन अब जो है वाज़ेह सूरत हाल हो गई है। एमक्यूएम पाकिस्तान की लीडरशिप ने जो है अपने जनरल वर्कर इजलास के अंदर वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है, नाम लिए बगैर उनका कहना है कि जो दुबई में बैठे हों, चाहे PIB कॉलोनी में बैठे हों, जो लोग भी हैं जिनको एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर आना है वो कारकुन की हैसियत से जो है वापस आए। इसका मतलब ये है कि एक तरीके से जो है एमक्यूएम पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है डॉक्टर इशरतुल इबाद को, डॉक्टर फारूक सत्तार को, कि उनके लिए अगर उनको वापसी आना है तो वो कारकुन की हैसियत से आ सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है जो इस्टेब्लिशमेंट के हल्के हैं ख़ास तौर पर और जो बाखबर हल्के हैं वो यही कह रहे हैं कि इशरतुल इबाद जो है जो लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि उनको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है या कोई प्लान तैयार किया जा रहा है, मिशन इशरतुल इबाद है, तो इस्टेब्लिशमेंट का और असर रसूख रखने वाले हल्कों का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर दोबारा उनको ले लिया जाए, लेकिन जो एमक्यूएम राब्ता कमेटी के कुछ जो लोग हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। उनका ये कहना है कि एमक्यूएम पाकिस्तान को जो है 2018 के अंदर इलेक्शन हो या सेनेट का इलेक्शन हो उसमें काफ़ी नुकसान पहुँचाने वालों में अगर कोई नाम है तो डॉक्टर फारूक सत्तार का है। तो लिहाजा अब तमाम इतलात डॉक्टर इशरतुल इबाद की वापसी, डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ मिलकर जो है भादराबाद जाना, तमाम इतलात जो है वो दम तोड़ गई हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली हफीज, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया है नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना और अपने दिल का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।